नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है वो इकहरी न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ओके। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का मतलब है हमारे सारे के सारे जो न्यायालय है न्यायपालिका में शामिल है। आपको पता ही होगा, जैसे जो सामान्य न्यायालय हैं उसके ऊपर कौन से होते हैं? जिला न्यायालय, जिले के ऊपर उच्च न्यायालय, और उच्च के ऊपर कौन से हैं? यस, सुप्रीम कोर्ट, अर्थात उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2019, इसमें क्या हुआ? इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उसको बढ़ाया गया इस विधेयक के माध्यम से 2019। तो आज की डेट में जो न्यायाधीश हैं वो है 33+1, अर्थात 34, एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य न्यायाधीश। जो मूलतः जो थे संविधान में वो कितने थे? 7+1, यानी कि 8। मूलतः 8 थे, और आज की वर्तमान में क्या है, आज की स्थिति में क्या है? 34। क्लियर? इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और जो शपथ है वो भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनकी नियुक्ति के दौरान वो अन्य किसी न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, समझ रहे बात? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर रहे हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो वो किसी भी न्यायालय से परामर्श या जानकारी ले सकते हैं। ओके। और शपथ भी इनको यही दिलाते हैं। अब जब सीजेआई की नियुक्ति हो जाती है तो सीजेआई के परामर्श से, अब सीजेआई से परामर्श लेते हैं। ठीक है, तो सीजेआई के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वो करते हैं। ठीक है, यानी कि जूनियर से भी लेते हैं सलाह, और जो सीजेआई है उनसे भी सलाह लेते हैं। और शपथ तो राष्ट्रपति महोदय दिलाती हैं, और राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी जो मिनिमम एज है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन इनकी मैक्सिमम एज कहाँ है? 65 ईयर्स तक। परीक्षा में पूछते हैं इसको। योग्यता हम कई बार पढ़ चुके हैं। योग्यता हमने पढ़ा था जब हमने महान्यायवादी भी पढ़ा था। ओके। तो योग्यता में एक तो भारत का नागरिक हो, ठीक है जी। हमने एक ऐसे याद किया था 5 और 10। तो 5 साल तक एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 5 साल तक एक या अधिक उच्च न्यायालयों में, या तो एक में या 2-3 में, टोटल मिलाकर 5 ईयर्स होने चाहिए, 5 ईयर्स। तो 5 साल तक उच्च न्यायालय में या तो न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हो, या राष्ट्रपति महोदय की जानकारी में कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हों। ओके, 3 कंडीशन हो गई, 5, 10, भारत का नागरिक और ज्ञाता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनके वेतन और भत्ते। देखिए, इनके वेतन और भत्ते जो हैं वो है अनुच्छेद 125 में। वेतन भत्ते 125 में है, और सर्वोच्च न्यायालय 124। सर्वोच्च न्यायालय का है या सीजेआई का है, नियुक्ति वगैरह जो भी है सब 124 में है, और वेतन भत्ते 125 में। ये कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, तो इस पर जरा फोकस कर लीजिए। सीजेआई की जो सैलरी होती है 2,80,000 है। अन्य न्यायाधीशों की जो सैलरी है, वेतन है, वो 2.5 लाख रुपए प्रति माह। और इनके कार्यकाल के दौरान इनकी सैलरी में, वेतन भत्तों में कोई भी कमी नहीं होती। इसके अलावा जो भी उच्च अधिकारियों को अन्य सुविधाएं मिलती है, आवास की सुविधा, टेलीफोन और बहुत सारी सुविधा आवागमन की। इनकी जो पेंशन होती है माफ कीजिए, इनकी जो पेंशन होती है वो इनकी अंतिम सैलरी का 50% होती है। पेंशन अंतिम सैलरी का 50% होती है। पद विमुक्ति, यानी कि पद से इनको कैसे विमुक्त किया जा सकता है? एक तो ये स्वेच्छा से रिजाइन कर दें, ओके, तब पद मुक्त हो सकते हैं, या लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो, और इस प्रस्ताव को, जब ऐसा प्रस्ताव आता है तो इसको बोलते हैं प्रार्थना। याद करना इंपॉर्टेंट है।
लोकसभा राज्यसभा में किसी भी सदन में इनकी पद विमुक्ति के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को कहते हैं प्रार्थना। और जब ये बहुमत से और विशेष बहुमत से, बहुमत भी होना चाहिए, यानी कि जो टोटल सीटें हैं उसका बहुमत, यानी कि अगर 545 सीटें हैं तो उसका बहुमत आप लगा लीजिए, ठीक। और उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 भी होना चाहिए। ओके, तो दोनों चीजें होनी चाहिए और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय साइन करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, पद विमुक्त। एक बात ध्यान देने की है, सेम यही प्रोसीजर जो है राष्ट्रपति को हटाने का भी है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का भी है। फर्क कितना है, इसमें लिखा हुआ है 1/4 सदस्य, ठीक है ना। 14 दिन पहले 1/4 सदस्य, चाहे तो लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, चाहे तो लोकसभा के चाहे राज्यसभा के। ओके, 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, उनके साइन होने चाहिए, उसमें ऐसा लिखा है। और इसमें स्पष्ट बोल दिया लोकसभा के 100 होने चाहिए और राज्यसभा के 50, बस यही डिफरेंस है। और उनको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। ओके, राष्ट्रपति हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, महाभियोग भी पढ़ चुके हैं, कार्यकाल भी पढ़ चुके हैं, शक्तियां भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसमें और उनमें न्यायाधीश सीजेआई को हटाने में या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में और राष्ट्रपति में एक ही डिफरेंस है, वहां लिखा है साफ 1/4 और यहाँ डिजिट दे दी 100 और 50 लोगों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और आधार क्या होगा, भ्रष्टाचार या असमर्थता, भ्रष्टाचार या असमर्थता आधार होगा। और एक चीज और ध्यान देनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि उच्च न्यायालय में हमने पढ़ा था जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो अपना जो उच्च न्यायालय उसको छोड़कर अन्य न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं कर सकते। डिफरेंस, मैक्सिमम समय तक, अधिक बहुत ही लंबे समय तक, सबसे सर्वाधिक लंबे समय तक जो सीजेआई रहे वो रहे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। नाम बताइए एक बार। यस, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, क्या नाम? यस, वेरी गुड, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक, मात्र 17 दिन तक, कमल नारायण सिंह। कौन? कमल नारायण सिंह। नाम बोलिए एक बार। यस, कमल नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पहले अनुमति ले ली और दिल्ली के अलावा अन्य जगह भी सुप्रीम कोर्ट की बैठकों को बुला सकते हैं। ऐसा हुआ है 2 बार, एक बार उन्होंने हैदराबाद बुलाई और एक बार श्रीनगर बुलाई, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने के बाद। क्षेत्राधिकार का मतलब समझिए शक्तियां, यानी कि उनके क्षेत्र में उनके जो अधिकार है उसका क्षेत्र क्या है, यानी कि साधारण भाषा में बोले तो उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां 6 हैं। तो एक तो याद कर लीजिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, नंबर 1, बोलिए मेरे साथ, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या? यस, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। फिर से बोलिए, क्या? यस, सुना ही नहीं दिया। यस, जोर से बोलिए, धीरे से बोलिए, प्यार से बोलिए। क्या? यस, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, इनके अपील करने वाला अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो 2 हो गए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद है परामर्शदात्री संबंधी अधिकार, परामर्शदात्री यानी कि परामर्श लेने वाले संबंधी अधिकार। JR जुडिशियल रिव्यू यानी कि पुनर्विचार, जुडिशियल रिव्यू यानी कि पुनर्विचार, ठीक है ना, पुनर्विचार संबंधी अधिकार। अभिलेख न्यायालय और मौलिक अधिकारों के रक्षक, अभिलेख न्यायालय और मौलिक अधिकारों के रक्षक। तो नंबर 1 बताइए, यस, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नंबर 2,
अपीलीय क्षेत्राधिकार। नंबर 3 बताइए। यस, परामर्शदात्री संबंधी अधिकार। नंबर 4 यस, पुनर्विचार या जुडिशियल रिव्यू। ओके। 5 में अभिलेख, अभिलेख न्यायालय। छठा क्या है? मौलिक अधिकारों का रक्षक। अब हम इसको समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएंगे। देखिए, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, तो ये जो निम्न मतलब सामान्य जो अधिकार है उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर भारत संघ या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो कौन सॉल्व करेगा? यस, उच्चतम न्यायालय। यदि एक से अधिक राज्यों या उधर भी एक से अधिक राज्यों के बीच आपस में विवाद हो जाए, भाई हो सकता है एक हो, इधर 3-4 हो सकता है इधर भी 2 हो, इधर भी 3-4 हो, ठीक है ना। तो इधर भी एक या एक से अधिक, इधर भी एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय। अब 2 या 2 से अधिक, इधर भी 2 इधर भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर वैधानिक अधिकारों का प्रश्न हो, वैधानिक अधिकारों का प्रश्न हो, वैधानिक अधिकारों का प्रश्न हो तो उसको कौन देखेगा? यस, सर्वोच्च न्यायालय। तो मोटा मोटा आप एक बात समझ गए होंगे कि भारत संघ या राज्य सरकार के बीच या राज्य के बीच या भारत यूनियन टेरिटोरी के बीच या यूनियन टेरिटोरी राज्य के बीच या दो से अधिक राज्यों का कोई वैधानिक अधिकारों का कोई प्रश्न है तो ऐसे मामलों को कौन डील करेगा? यस, उच्चतम न्यायालय। अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए, अगर ये अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, उच्च न्यायालय के बाद अगर आपको अपील करनी है तो कहां करनी पड़ेगी? सर्वोच्च न्यायालय में, अगर आप उनके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो। और कौन कौन से मामले देखे जाएंगे? यस, संवैधानिक मामला हो, कहीं संवैधानिक मामला अर्थात कहीं संविधान की व्याख्या करनी हो, ठीक है। संविधान में कोई बात लिखी है, वो एक पक्ष उसको दूसरे नजरिए से देख रहा है, दूसरा पक्ष उसको दूसरे नजरिए से, अपने अपने नजरिए से वो अर्थ निकाल रहे हैं, तो ऐसे मामलों को कौन देखेगा? यस, सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा दीवानी समझ रहे हैं ना, जमीन जायदाद वाले, फौजदारी लड़ाई झगड़े वाले, मर्डर वाले, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार भी इसके पास है। परामर्शदात्री का है, लिखा है कि राष्ट्रपति महोदय, अनुच्छेद 143 याद करना है इसमें, परामर्शदात्री में हम पढ़ चुके हैं पहले। राष्ट्रपति महोदय, अनुच्छेद 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक विषयों पर परामर्श ले सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति महोदय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उस परामर्श को माने अथवा ना माने। क्लियर? तो परामर्शदात्री अनुच्छेद 143 यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में लिखा है बोलिए जरा? यस, 143। अगर मैं वेतन भत्ते की बात करूं तो कौन सा अनुच्छेद? यस, वेरी गुड, 125। नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट किसमें लिखा है? या सीजीआई? यस, 124। वेरी गुड। जुडिशियल रिव्यू यानी कि पुनर्विचार, ये लिखा है अनुच्छेद 137 में। और हमने पढ़ा था कि किस देश से संविधान के कौन कौन से भाग लिए गए हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने एक पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 137 जुडिशियल रिव्यू अर्थात पुनर्विचार कौन से अनुच्छेद में बोलिए जरा? यस, 137, 137 याद कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देता है तो वो अपने फैसले पर भी दोबारा विचार कर सकता है। समझ रहे हो? अगर कोई फैसला दे दिया तो अगर जुडिशियल रिव्यू उसका किया जाए तो अपने फैसले को भी वो बदल सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? यस, आर्टिकल 137। अभिलेख न्यायालय भी इंपॉर्टेंट है। अभिलेख न्यायालय है 129 में। अभिलेख न्यायालय कौन से अनुच्छेद में? यस, 129। अभिलेख न्यायालय बोलिए। यस, 129। अब इसको समझते हैं। अभिलेख न्यायालय का, अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड, आप जल्दी समझ जाओगे। अभिलेख को क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले देता है तो प्रत्येक फैसले को रिकॉर्ड जो है उसका अभिलेख न्यायालय में रख दिया जाता है। ठीक है, एक रिकॉर्ड उसका रख लिया जाता है, ताकि अगर उसी जैसा कोई अन्य विवाद हो तो उसको वो क्या करेगा, गाइड का काम करेगा कि ऐसे जो समस्या थी, ऐसा जो विवाद था, तो उसमें ऐसा जो मामला था उसमें इस तरह का निर्णय दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक उसको गाइड का काम करेगा आगे वाले न्यायाधीशों के लिए। ओके, या उन्हीं न्यायाधीशों के लिए भी कर सकता है। तो अभिलेख न्यायालय 129, मौलिक अधिकारों का रक्षक। भाई मौलिक अधिकारों का रक्षक हम अनुच्छेद 226 में लिखा है कि हम उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, लेकिन पहले कहाँ जाना पड़ता था, केवल सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, और वास्तव में हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 में साफ साफ लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, अनिवार्य रूप से रक्षा करेगा, करनी ही है, साफ साफ लिखा है। अब अनुच्छेद 32 में हम पढ़ चुके हैं 5 रेटे, इसकी भी एक वीडियो बनाई थी, डिस्कशन किया था हमने, बहुत बढ़िया। उसमें अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक किस में बोला गया, अनुच्छेद 32। इसको और क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसको बोलते हैं। क्लियर। अब एक रिवीजन कर लेते हैं। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है कैसी है, यस, गहरी एकीकृत। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जो मूल रूप से संविधान में कितने सीजेआई जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज लिखे थे उनकी संख्या कितनी थी, बताइए जरा। यस 8। प्रेजेंटली कितनी है, यस 34 टोटल। कौन से संविधान संशोधन के तहत, कौन से सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक के तहत इसको बढ़ाया गया, यस 2019, क्योंकि बर्डन इतना है, बहुत ज्यादा बर्डन। नियुक्ति कौन करता है बताइए, यस राष्ट्रपति महोदय। शपथ कौन दिलाता है, यस राष्ट्रपति महोदय। योग्यता, ठीक है, भारत का नागरिक। एक क्या याद करना होता, बिल्कुल शॉर्ट में बताइए, 5 वर्ष या 10 वर्ष। यस 5 वर्ष का मतलब एक्सप्लेन कीजिए। यस उच्च न्यायालय में जज, और 10 साल तक यस उच्च न्यायालय में अधिवक्ता। या एक और था, यस राष्ट्रपति की नजर में बहुत बड़ा कानून का ज्ञाता। आगे बढ़ते हैं। वेतन भत्ते कौन से अनुच्छेद में है बताइए जरा, यस 125 में। अगर आपसे पूछे सीजेआई मुख्य न्यायाधीश कौन से अनुच्छेद में है, मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में, यस 124। तो 124 याद रखना है, वेतन भत्ते 125 में। ओके, ये पद विमुक्ति कैसे होगी, यस जैसे राष्ट्रपति महोदय की होती है, पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताइए, डिफरेंस, यस वेरी गुड। उसमें साफ साफ लिखा है 14 दिन पहले सूचना देनी है और उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसमें क्या लिखा है, 100 और 50, लोकसभा के 100, राज्यसभा के 50। और इस प्रस्ताव को बोलते हैं प्रार्थना, और वही बहुमत प्लस 2/3। आधार भ्रष्टाचार या असमर्थता, वकालत नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में, लेकिन उच्च न्यायालय वाले कर सकते हैं। ओके, सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहने वाले, यस चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे कम समय तक, मात्र 17 दिन तक, यस कमल नारायण सिंह, यस। अच्छा, सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट की बैठक अन्य कहीं जगह की है बताइए जरा, यस हैदराबाद, श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्राधिकार बता दीजिए फटाफट। नंबर 1 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, नंबर 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार, नंबर 3 परामर्शदात्री, नंबर 4
जुडिशियल रिव्यू पुनर्विचार संबंधी अधिकार, अभिलेख न्यायालय, और लास्टवा है मौलिक अधिकार। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं, 5, 6 और प्रारंभिक और अपीलीय, ये हो गए ये वाले 2, और बच्चे बीच में परामर्शदात्री और जुडिशियल रिव्यू। अब ये बता दीजिए, जो परामर्शदात्री है यानी कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? यस, वेरी गुड, 143, 137 में बता दीजिए क्या? 137 बता दीजिए फटाफट। यस, वेरी गुड, जुडिशियल रिव्यू अर्थात पुनर्विचार, अपने ही निर्णयों पर दोबारा डिसीजन ले सकते हैं। अभिलेख न्यायालय कौन से अनुच्छेद में बताइए जरा फटाफट। यस 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 यस, 129। ओके, और मौलिक अधिकारों का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का भी रक्षक है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक है कौन से अनुच्छेद में? यस, 32। 5 याचिकाएं, 5 रिट जो है कौन जारी करता है बताइए फटाफट। यस, सुप्रीम कोर्ट, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। क्लियर? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको कोई चीज समझनी है, या अगर आपको एक शब्द में बोले तो अगर आपको अपने व्यक्तित्व में निखार लाना है, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाना है, तो आपको एक काम बहुत जरूरी करना पड़ेगा। और आपको जीवन में अगर खुशियां चाहिए, वो क्या है बताइए जरा। यस, धैर्य, पेशेंस 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 पेशेंस, हर चीज में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो जो मिलने वाला है भविष्य में वो तो मिलेगा ही नहीं, जो आपके पास है वो भी खो जाएगा। ओके, तो आपको हर चीज में पेशेंस रखना है, ठीक है, चाहे तो अपनी सफलता के संदर्भ में हो, चाहे किसी से वार्तालाप से संबंधित हो। अगर आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो आप बहुत सारे होने वाले विवादों से आप क्या है बच जाएंगे, अनावश्यक टेंशन से बच जाएंगे, अनावश्यक जो आपकी क्षय होगी, ऊर्जा आपकी खत्म होगी, उससे बच जाएंगे, और उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में यूज करेंगे। ओके, मैं बार बार बोलता हूं, नेगेटिव लोग आपको जरूर मिलेंगे, हो सकता है आपको उकसाएं, आपके धैर्य की परीक्षा भी ली जाए, ऐसा भी कई बार होगा, लेकिन आपको अभ्यास करना है, धैर्य को बढ़ाना है। और मेरा दृढ़ विश्वास है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ऊंचा होगा, और आप एक सफल व्यक्ति होंगे और खुशहाल व्यक्ति होंगे, और साथ ही साथ और लोगों की और व्यक्तियों की भी आप सहायता कर पाएंगे। ठीक है, तो समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।